नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले हम लोग 1773 वाला पढ़ लिए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 93 का और 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास। ओ बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाए कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम। एक कार्यकारिणी परिषद होता है जिसमें यहीं पर शुरू में रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारिणी परिषद होता है। कार्यकारिणी परिषद, इसमें आपको देखिएगा तो 4 गो सदस्य रहते हैं प्लस एक गवर्नर। लेकिन जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो एक सदस्य को कम कर दिया जाता है, यानी कि कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य और एक गवर्नर होते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर तत्काल 2 साल बाद एक और एक्ट लाना पड़ता है जिसे अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, यानी सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह क्या था? यह 1786 में आता है। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट और 2 साल बाद क्या जरूरत पड़ गया कि 86 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, यानी एक्ट में कुछ सुधार करना पड़ा। आपको लगता है 20-20 साल पर होना था, एक्ट आना था, चार्टर एक्ट को 20-20 साल पर लाना था, और यहाँ तत्काल 2 साल पर जरूरत पड़ गया। यहाँ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया है और फिर 86 में क्या जरूरत पड़ गया। तो देखिए, जरूरत सिचुएशन के हिसाब से जो है कि बन जाता है। उस समय जो है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है उनका कार्यकाल 85 में समाप्त होगा। 85 में जब वो कार्यकाल उनका समाप्त होता है तो 86 में आते हैं कौन? कॉर्नवालिस। यहां याद रख ले रहिएगा कॉर्नवालिस का नाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर के रूप में अमेरिका में काम कर रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अमेरिका क्या हो चुका है? अब आजाद हो चुका है, इस समय आजाद हो चुका है। अब गवर्नर के रूप में इन्हीं को, कॉर्नवालिस को ही भारत में विदा किया जाता है ब्रिटेन संसद की ओर से। तो इनके पास तो कार्य का अनुभव था, जो खामियां अमेरिका में देखे थे वह चीज को दोबारा नहीं चाहते थे कि भारत में हमारा सत्ता हाथ से चला जाए। गवर्नर के रूप में जा रहे हैं तो जवाबदेही भी तो मेरा होगा, इसलिए कहते हैं कि भारत में तो हम जाएंगे गवर्नर के रूप में, लेकिन वहां पर कुछ खामियां हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हमें कुछ पावर की जरूरत है। तो ब्रिटेन की संसद उसे अधिनियम बना करके दे देता है, उसी को सुधार अधिनियम कहा जाता है 1786। ये खास करके कॉर्नवालिस के कहने पर अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और इसमें क्या था? तो कॉर्नवालिस ने 2 बातें कही थी। पहल का कि हम तो गवर्नर होंगे, लेकिन प्रधान सेनापति का जो है शक्ति हमारे हाथ में होना चाहिए, उसका पद अलग नहीं होगा। यानी प्रधान, फर्स्ट चीज कि प्रधान सेनापति,
प्रधान सेनापति का शक्ति गवर्नर के हाथ में ही होना चाहिए। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, यानी मैं बंगाल का गवर्नर जनरल हूंगा, कार्नवालिस कहता है, यानी मेरे हाथ में ही प्रधान सेनापति की शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या कहता है, तो दूसरी चीज कहता है कि जो कार्यकारिणी परिषद है, तो इसमें जो है कि कोई भी विधि या विधेयक पारित होता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि बहुमत के आधार पर पारित होता है, यहाँ पर वीटो पावर भी मिल जाता है गवर्नर जनरल को। लेकिन कहता है कि मैं कार्यकारिणी परिषद के जो भी विधि है उसको मैं, अगर लगता है कि इसे निरस्त करना चाहिए तो वो हमें पावर मिलना चाहिए। मैं किसी भी विधि को अपने स्वेच्छा से निरस्त कर सकता हूं या लागू भी कर सकता हूं। अपने आप को कार्नवालिस बाध्यता में नहीं रखना चाहता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता है। और इसको वहां से हिदायत देकर के विदा किया गया था कि जाइएगा तो कंपनी को मजबूत करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इससे पहले बहुत सारे लड़ाई हो चुके हैं, आप जाइएगा तो शांति से रहिएगा। लेकिन देखा जाए तो कार्नवालिस के काल में ही अपने आप को ज्यादा दिन तक संयम नहीं रख पाता है, और इसके काल में भी देखिएगा तो होता है 90 से 92 कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध जो तृतीय हुआ था, इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो बहुत सारे युद्ध इसके कार्यकाल में होंगे। उसके बाद हाँ, खास करके ये वाला देखिएगा तो शांत रहता है इसके कार्यकाल में, जो मराठा के साथ हो रहा था, तो इसके कार्यकाल में वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। तो आइए दूसरा जो है निरस्त करने की शक्ति, निरस्त करने की शक्ति, किसी भी विधि को कार्यकारिणी परिषद के द्वारा जो पारित किया जा रहा है उससे बिल को निरस्त भी कर सकता है। यही दो गो जो है कि सुधार करवाता है, जिसे सुधार अधिनियम 1786 यानी अमेंडमेंट एक्ट में पारित हुआ था। इसके बाद जो 20-20 साल पाता है तो आएगा ही आएगा। 73 से 20 साल कब होगा, तो 93 में होगा, 1793 में आएगा अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद फिर 20 साल के बाद कितना, 20 साल के बाद हो जाएगा 1813, यहां पर भी आएगा। फिर 20 साल के बाद कितना होगा, 1833 आएगा। फिर 20 साल के बाद, यानी 20-20 साल पर चार्टर एक्ट आता है, 53 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 1853। तो ये हम लोग 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग इस क्लास में पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट देख लेंगे। उसके बाद 1853 के बाद देखिएगा तो 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, और जस्ट अगला साल 1858 में भारत शासन अधिनियम ला करके भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ फिर तो ऐसा करई कमाल, सीधी कर दई सबके चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला। आइए हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो 1793 के चार्टर एक्ट में ज्यादा नहीं 3 गो बातें याद रखिएगा। पहल का 20 वर्ष के लिए कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। 20 वर्षों के लिए कार्यकाल, यह देखिए कार्यकाल कंपनी का जो रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहता है भारत में व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्षेत्र रहता है, यह कायम कर दिया जाता है। दूसरा देखिएगा तो कार्नवालिस 93 में जाने वाला रहता है। उसके समय बहुत सारे नियम बनाए गए थे, कानून बनाए थे
वारेन हेस्टिंग के समय में बहुत सारा नियम कानून आ गया था एक्ट के द्वारा। तो ये सब एक्ट के द्वारा होगा क्या कि गवर्नर जनरल तो आते जाते रहेंगे, नए नए गवर्नर आते जाते रहेंगे, तो कानून को लागू करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए उसको संहिताबद्ध किया जाता है। जो भी भारत में कानून व्यवस्था को बनाया गया था उसको संहिताबद्ध कराया जाता है, यानी कि लिखित कानून, कानून का नींव रखा जाता है 1793 में। उसी को कॉर्नवालिस कोड यह कॉर्नवालिस ही कराता है। उसके बाद जो है कॉर्नवालिस को बुला लिया जाता है और 93 में ही जॉन शोर को गवर्नर बनाया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो जॉन शोर जो रहेंगे आपको 98 तक रहेंगे, उसके बाद वेलेजली आएंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा तो तीसरा का एक और काम क्या किया जाता है इसमें, 1793 के एक्ट में याद रखिएगा कि जो 6 गो नियुक्त किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना किया गया था राजनीतिक काम को देखने के लिए, उसकी नियुक्ति कौन कराते थे, तो ब्रिटेन के संसद के द्वारा होता था। तो राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए इस बोर्ड की स्थापना किया था। तो वेतन तो अपना दे रहा था ब्रिटेन सरकार, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, वेतन को बंद कर देता है और कहता है कि भारतीय राजस्व से इनका वेतन दिया जाए। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय वेतन से, भारतीय या कंपनी कह सकते हैं, भारत में जो काम कर रही है उस समय कंपनी है सरकार के रूप में, यानी कि उसका वेतन कंपनी देगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो चार्टर एक्ट 1793 के बाद जो चार्टर एक्ट आता है 1813 वाला, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चार्टर एक्ट 1813 में खास करके देखिएगा कि जो क्वेश्चन आता है यहां से चाय और चीन वाला आता है क्वेश्चन। चाय चीन क्या है भाई, चाय चीन वाला याद सबको के लिए है। 1813 में चाय चीन, चाय चीन क्या है, चाय चीन, तो थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए एकाधिकार मिला हुआ था, यानी ब्रिटेन से अब कोई दूसरी कंपनी व्यापार करना चाहेगी तो नहीं कर सकती थी। इस तरह से एकाधिकार क्षेत्र मिला हुआ था। लेकिन देखिएगा तो यहां पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय और प्लस चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1813 एक्ट के तहत चाय चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाता है। यानी कि चाय के क्षेत्र में एकाधिकार रहेगा, चाय के क्षेत्र में दूसर कोई अब व्यापार नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले करेगा। और चीन में ही भी व्यापार दूसर कंपनी नहीं करेगा, चीन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले जाके अपना व्यापार करेगा। चाय चीन का अर्थ यही होता है। चाय और चीन को छोड़कर बाकी जो है क्षेत्रों में ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, क्योंकि उस समय के सिनेरियो में जाके देखिएगा आप, तो उस समय खास करके फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुने होइएगा, तो वह क्या करता है कि महाद्वीपीय सिद्धांत लागू करता है। फ्रांस जो है खास करके यूरोप के स्थलीय भाग में है और ब्रिटेन जो है द्वीपीय भाग में है, यानी कि स्थलीय भाग से ब्रिटेन अलग है। और वहां यूरोप में देखिएगा तो उस समय खास करके ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते हैं।
तो वहां पर होता क्या है कि ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति आ गई थी, वस्तुएं का लगातार निर्माण हो रहा था, बहुत सारे तरह तरह के कल कारखाने वहां औद्योगिक बैठ गए थे, लगातार दिनों रात वहां पर उद्योग में वृद्धि हो रहा था। और यहां पर फ्रांस को क्या करना था, ब्रिटेन को दबाना था। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट सोचता है कि इसे किस एंगल से कमजोर किया जाए ब्रिटेन को, तो उसके लिए एक युक्ति निकालता है कि जो भी ब्रिटेन के यहाँ औद्योगिक सामान वस्तुएं निर्माण हो रही है, यदि उसका हम लोग खरीद बिक्री पर रोक लगा दें तो वह पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, ब्रिटेन को झुकाया जा सकता है। यदि कच्चे माल को हम न बेचे तो वो क्या करेगा, वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि में देखिएगा तो छोटा देश है ब्रिटेन। फ्रांस के या अन्य वहां पर जर्मनी है और ये पुर्तगाल स्पेन के अपेक्षा तो छोटी है ब्रिटेन, तो वहां पर कच्चे माल नहीं है, कच्चे माल दूसरे जगह से ले जा करके वो अपने क्या करते हैं, उद्योग को बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि कच्चे माल के खरीद पर भी रोक लगवा देता है और उसके द्वारा तैयार जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उस पर बेचने पर भी क्या करता है, प्रतिबंध नेपोलियन बोनापार्ट लगवा देता है। किस सिद्धांत के, तो कॉन्टिनेंटल सिद्धांत थ्योरी के आधार पर। उसमें फ्रांस के जो भी साथ में देश थे यूरोप में, उनको सबसे मिल करके और व्यापार पर ब्रिटेन को रोक लगवा देता है। तो ऐसे होता क्या है कि ब्रिटेन में जो भी वस्तुएं निर्माण हो चुकी थी, उस समय बन चुकी थी, अब बेचाइए नहीं रहा है। अब कोई खरीदेगा तब न बेचाएगा, तो सब ब्रिटेन के गोदाम में रखल रखल माल जो बा भकड़िया गल एकदम पूरी तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बसिया गल एकदम। तो वहां के व्यापारी वर्ग को पूरी भारी नुकसान हो गया। अब चाय रखल है बोरा में और रखले रखले उसमें जो बाकी भुअरी लाग गई सन, का होखी, नष्ट हो जाएगा। तो उद्योग धंधे पूरी तरह से नीचे जाने लगे। तो खास करके देखिएगा तो ब्रिटेन के जो व्यापारी वर्ग थे वो अपने सीनेट पर, ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाते हैं कि अन्य देशों में भी व्यापार करने के लिए रास्ता खोला जाएगा। खास करके इंडोनेशिया, भारत, चीन वगैरह जो भी यहाँ आसपास के देश हैं, पूरब के देशों के साथ तो एकाधिकार आप कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए हैं। ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग बोलते हैं अपने ब्रिटेन में जो संसद है उससे, सरकार से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां भारत में व्यापार करने के लिए चाहे चीन में चाहे इंडोनेशिया में छोड़ दिए हैं। एक हम लोग को अगर दरवाजा खुला रहता तो हम लोग अपना माल का सप्लाई वहां पर जाके करते हैं। ये कैसा, और उस समय एक एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ का एक कहना था कि व्यापार के क्षेत्र में, जो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है, व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना है। यानी एक ही कंपनी यदि व्यापार किसी एक क्षेत्र में करती है तो उसका मोनोपोली जो है होने लगेगा। तो एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एडम स्मिथ का जो कथन था उस समय काफी चर्चा में था, विख्यात था, जिसके चलते ब्रिटेन की संसद दबाव में आ जाती है और उसे एकाधिकार समाप्त करना पड़ता है। अब कहिएगा कि चाहता तो पूरा कर सकता था, चीन में भी कर सकता था, एकाधिकार चीन पर क्यों अभी लगैले है, चाय के क्षेत्र व्यापार में क्यों लगैले है। तो देखिएगा, याद करिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर धारक के रूप में ब्रिटेन के संसद के भी सदस्य हैं। यहाँ तक कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी प्रोप्राइटर्स के रूप में शामिल रहती हैं और कई संसद भी शामिल रहते हैं। तो उनको तो मुनाफा हो रहा है कंपनी का, तो उनके भी तो पॉकेट में पैसा जा रहा है, तो क्यों चाहेंगे कि एकाधिकार समाप्त हो जाए पूरी तरह से। इसीलिए बीच का रास्ता ये लोग अपनाते हैं कि बाकी व्यापार के लिए खुला दरवाजा कर देते हैं, चाय को सुरक्षित रहते हैं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और चीन में सब कंपनी जाएगी तो लफड़ा बढ़ने का डर था, इसलिए चीन में कोई कंपनी दूसरा नहीं, नया कंपनी नहीं जाएगी, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में ही काम करेगी।
वहां पर लफड़ा नहीं बढ़ने के कारण चीन को भी एकाधिकार रखा जाता है। बहुत सारी ब्रिटेन की कंपनियां हम जाइब भारत में व्यापार करे होड़ मच जाता है। तो वहां पर क्या करता है ब्रिटेन की संसद की एक लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस सिस्टम, जिसके तहत कहता है कि वहां पर जो भी कंपनियां जाएगी व्यापार करने के लिए उसको लाइसेंस लेना क्या है ब्रिटेन की संसद से अनिवार्य है। वहां पर भारत में लाइसेंस का जांच कौन करेगा, तो संसद का बनाया हुआ जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाइसेंस दे सकती है या तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा लाइसेंस को जारी किया जाता था। इसलिए भी जरूरी था कि अन्य देश के कंपनी अभी जाके कहेगी कि हम ब्रिटेन के हैं तो केहू के लीलार पर थोड़े लिखल बा कि ब्रिटेन के ना है, इसलिए लाइसेंस क्या कर दिया गया, यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया ताकि ब्रिटेन में अन्य कंपनियां जाकर के वहां व्यापार करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सपोर्ट करेगी कि हमारे देश का है व्यापारी, इसको चलिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। लेकिन देखिएगा तो कुछ यहाँ पर लाइसेंस को लेने में पैसा लगता था, जिसके पैसे के डर से कुछ ब्रिटेन के व्यापारी बोलते हैं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वहां ब्रिटेन की संसद बोलता है कि घूमने के लिए जाइए चाहे व्यापार करने के लिए जाइए, आप सूतने के लिए जाइए ना भारत में, लेकिन लाइसेंस लेके जाना है। यानी कि लाइसेंस पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाता है। आगे देखिएगा तो चार्टर एक्ट आएगा जिसमें लाइसेंस को निरस्त भी कर दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर पूर्णतः क्या है, लाइसेंस अनिवार्य है। तो स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं थी उसे कर लगाने का भी अधिकार दे देता है। स्थानीय स्वशासन संस्था को टैक्स लगाने की भी अधिकार दे देता है। ईसाई मिशनरी भी अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र है उसमें अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे। इससे पहले भी ईसाई मिशनरी आए थे, सेंट जेवियर या सेंट थोमे आप सुने होइएगा, लेकिन वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकृत क्षेत्र था उसमें प्रचार प्रसार नहीं करती थी, रोक था। लेकिन यहाँ पर 1813 के अधिनियम में उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकृत क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार करने का अनुमति मिल जाता है। ईसाई मिशनरी को प्रचार प्रसार की अनुमति मिल जाती है। बहुत सारी कंपनियां भारत में काम करने के लिए आ रही है, तो यहाँ भारतीय कर्मचारी की भी जरूरत है, लेकिन उस तरह से शिक्षित नहीं थे। इसलिए शिक्षा, खास करके अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक प्रावधान किया जाता है, 1 लाख रुपया सालाना शिक्षा के क्षेत्र में को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख प्रति वर्ष देने की बात की गई। इसके अलावा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी बढ़ाया गया। विज्ञान प्लस साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया गया, बढ़ावा बल दिया गया। 7वां पॉइंट देख लीजिए कि जो बंबई के गवर्नर होते थे, मद्रास के गवर्नर होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत अधिनियम बनाने के लिए। पावर उनका क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। याद आया कुछ? कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं वही अब मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के लिए क्या करेंगे, विधेयक बनाएंगे। इनको मिला हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया एक्ट में क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं,
बहुत सारा जो है कि मामला होने लगा था। आपको याद आएगा खास करके जो मराठा के साथ जो आंग्ल युद्ध हुआ था, उसमें फर्स्ट वाला में देखिएगा कि 75 में सूरत की संधि कर लेता है बम्बई के गवर्नर जनरल, और 76 में पुरंदर की संधि बंगाल का गवर्नर जनरल कर लेता है। तो दोनों में द्वंद्व पैदा हो जाता है, जिसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि नहीं, सारे पूरे या तो बम्बई या मद्रास या बंगाल सभी के लिए विधेयक बनाने का काम कौन करेंगे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल करेंगे। उसके लिए एक विभाग भी बनाया जाता है। लेकिन यहां देखिएगा तो इस 1813 के चार्टर एक्ट में कहा जाता है कि यदि जरूरत पड़ रहा है मुंबई या मद्रास के, उस समय बंबई कहा जाता था, बंबई और मद्रास के गवर्नर को कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ विधि बनाने की, कानून बनाने की जरूरत है, तो वह बना सकते हैं, यानी अनुमति मिल जाती है, विधि बनाने की अनुमति मिल जाती है। अनुमति, लेकिन उसे अनुमोदित किससे कराना होगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमोदित कराना होगा। और ये कहां से फिर आज्ञा लेंगे, ये फिर बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे आज्ञा लेंगे ब्रिटेन के संसद से। आखिर तो ब्रिटेन की संसद का कानून हो ही न गया, इनको लगा कि ये चीज का सुधार करना है, तो उसका जो है बना करके और विदा किए बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। बंगाल के गवर्नर जनरल यहाँ से आदेश ले लिए और उस चीज को लागू कर दिए। मद्रास में, बंबई में भी जरूरत है तो बंबई में भी उस नियम को लागू कर दिए। यानी कि कहा जाए तो बंबई और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की अनुमति मिल जाती है इस अधिनियम में। तो 1813 में खास करके चाय चीनी, याद रखिएगा कि चाय और चीन को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बाकी लोगों के लिए दरवाजा खुला हो जाता है। यानी एकाधिकार केवल किस में रहेगा, तो चाय के व्यापार में रहेगा, और चीन में जितना भी व्यापार हो रहा है अफीम वगैरह जो सब, यहाँ भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। बहुत सारी कंपनियां भारत में आ जाएगी जिसके लिए लाइसेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस कौन देगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ब्रिटेन की संसद देगी। वहां से स्थानीय स्वशासन को टैक्स लगाने की अनुमति दे दी जाती है। ईसाई मिशनरी को प्रचार प्रसार करने के लिए अब अनुमति मिल जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र में भी अब अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शिक्षा के बढ़ावा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया। विज्ञान और साहित्य पर भी बल दिया गया, और बंबई और मद्रास के गवर्नर को कहा गया कि आप विधेयक बनाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसे पारित ऊपर से ही कराना होगा। तो आज का जो सेवा है 1813 का अधिनियम चार्टर एक्ट हम लोग देखें, और 1793 के भी चार्टर एक्ट देखें, उससे पहले 86 वाला अमेंडमेंट एक्ट भी हम लोग देखें। तो इसी तरह से बने रहिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ आज का सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।